वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और ये हमारे चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप केवल इसी सीरीज को देख लो ना तो आपके पर्यावरण के मोस्टली क्वेश्चंस सही हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको पर्यावरण के सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट है आज के लिए, मणिपुर का काबुल लामजाओ झील राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ध्यान रखना, मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक। ठीक। दूसरा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकटक झील में क्या होता है, जमीन के टुकड़े हैं गोल गोल। इन जमीन के गोल गोल टुकड़ों का एक विशेष नाम है, इन्हें कहते हैं फुमड़ी। ध्यान रखना, इन गोल गोल जमीन के टुकड़ों का विशेष नाम है जो लोकटक झील में पाए जाते हैं। पेपर में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको। अगला पॉइंट देखिए, केरल और तमिलनाडु में फैला अन्नामलाई क्षेत्र जिसे एलिफेंटा पर्वत के नाम से जाना जाता है। जीव शरण स्थल में 16 वन की जैव विविधता संरक्षित है। इसमें शांत घाटी, टॉप स्लिप तथा पेरम्बिशेलम सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखना, ये अन्नामलाई क्षेत्र के अंतर्गत 16 वन जैव विविधता संरक्षित है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट से की गई थी 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। और अभी इस प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे 50 साल हो चुके हैं 2023 में। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट बोलते हैं इसको। सबसे अधिक बाघों के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है। देखिए, अगर ये पूछता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं तो एमपी, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ हैं तो फिर सुंदरबन। सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नागार्जुन श्रीशैलम है, ध्यान रखना। सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा के नंदनकानन नेशनल पार्क में, ध्यान रखना। सफ़ेद बाघ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तथा दूसरा 2012 में भूटान के थिम्पू तथा तीसरा 2016 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप लोग और याद रखना कि ओडिशा में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो याद रखना, सिमलीपाल में आपको मिलते हैं काले बाघ, ब्लैक टाइगर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ब्लैक टाइगर देखने को मिलते हैं ओडिशा के सिमलीपाल में। ठीक है, तो ध्यान रखना, वाइट टाइगर कहाँ मिलेंगे, ओडिशा के नंदनकानन में, और ब्लैक टाइगर कहाँ मिलेंगे, ओडिशा के सिमलीपाल में। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और सिमलीपाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मार्च 2023 में लद्दाख और जो मयूरभंज है ओडिशा का, उसको टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया। और मयूरभंज में ही मौजूद है सिमलीपाल, जहाँ पर पाए जाते हैं काले बाघ। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है पेपर में पूछ ले। चलिए आगे देखते हैं। उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। नगरीकरण के कारण सतह का अल्बिडो कम हो जाता है। अल्बिडो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अल्बिडो का मतलब है धरती से परावर्तित होने वाले प्रकाश या ऊष्मा की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। तो अगर एल्बिडो ज़्यादा होगा तो गर्मी कम होगी, एल्बिडो कम होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। अपोजिट चलते हैं। नगरीकरण के कारण नगरों के मध्य में ऊष्माद्वीप यानी हीट आइसलैंड निचले वायुमंडल में प्रदूषण गुम्मद का निर्माण करते हैं, पॉल्यूशन डोम बनाते हैं। यानी ये बात आपने बहुत बेसिक है, कॉमन आपने महसूस करी होगी। जैसे आप अगर किसी शहर में हैं, खासकर सर्दियों में आप इसे बहुत महसूस करेंगे। जैसे सर्दियों में मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बाहर से आप बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से, तो आपको मौसम, अब ऑब्वियस बात है ठंड का मौसम है, आपको ठंड लगेगी। लेकिन जैसे ही आप शहर में एंटर करोगे वैसे ही आपको गर्मी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर नगर होते हैं वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, जिस वजह से हीट डोम बन जाता है। इस तरीके का शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊष्मा इकट्ठी हो जाती है और ये जो है एक प्रकार का पॉल्यूशन है। ठीक है,
तो हीट डोम आपका शहरों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो कि गर्मी को बढ़ाता है। ऑब्वियस बात है, आगरा तो इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगरा में तो अगर आप दिसंबर में भी चले गए ना और आप पैदल थोड़ा चल लिए तो पसीना दे जाओगे दिसंबर में, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके समझ सकते हो। अगला देखो, ब्लैक कार्बन एक गैस ना होकर एक ठोस कण या एरोसॉल होता है, जिसे सामान्य रूप से कालिक के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट देखिए, भूरा कार्बन एक प्रकार का एरोसॉल है। ब्लैक कार्बन भी एरोसॉल है और भूरा कार्बन ही एरोसॉल है, जो कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला फैक्ट, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है। इसे ही तापमान का प्रतिलोमन कहा जाता है, ठीक है ना। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है, ध्यान रखना। अगला फैक्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के प्रयोग से बादल बनाकर कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। इसमें हम सिल्वर आयोडाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। इसे ही मेघ बीजन या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। और लास्ट पॉइंट देख लो आज के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों तथा मिट्टी में संग्रहित होती है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं, या इसे कार्बन स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है। अभी 2022 में जब 2021 का ISFR आया तो उसमें कार्बन स्टॉक का भी जिक्र था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के कार्बन स्टॉक की क्षमता कितनी है। देखते हैं कितने लोगों ने वन स्थिति रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।